प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम दीपा कार्की है। मैं एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में एमएससी गणित की छात्रा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को कुछ पत्र लिखे थे। इन पत्रों का संग्रह लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर नाम से किताब में छपवाया गया। इसका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया है। मैं इस किताब के 22वें अध्याय समुद्री सफ़र और व्यापार का वाचन कर रही हूँ। फिनिशियन भी पुराने जमाने की एक सभ्य जाति थी। उसकी नस्ल भी वही थी जो यहूदियों और अरबों की है। वे खासकर एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर रहते थे, जो आजकल का तुर्की है। उनके खास शहर एकर, टायर और सिडोन भूमध्य समुद्र के किनारे पर थे। वे व्यापार के लिए लंबे सफ़र करने में मशहूर थे। वे भूमध्य समुद्र से होते हुए सीधे इंग्लैंड तक चले जाते थे। शायद वे हिंदुस्तान भी आए हों। अब हमें दो बड़ी बड़ी बातों की दिलचस्प शुरुआत का पता चलता है। समुद्री सफ़र और व्यापार। आजकल की तरह उस जमाने में अच्छे अगिनवोट और जहाज ना थे। सबसे पहली नाव किसी दरख्त के तने को खोखोला कर बनी होगी। इनके चलाने के लिए डांडों से काम लिया जाता था और कभी कभी हवा के जोर के लिए तिपाल लगा देते थे। उस जमाने में समुद्र के सफ़र बहुत दिलचस्प और भयानक रहे होंगे। अरब सागर को एक छोटी सी किश्ती पर जो डांडों और पालों से चलती हो तय करने का ख्याल तो करो। उनमें चलने फिरने के लिए बहुत कम जगह रहती होगी और हवा का एक हल्का सा भौंका भी उसे तले ऊपर कर देता है। अक्सर वह डूब भी जाती थी। खुले समुद्र में एक छोटी सी किश्ती पर निकलना बहादुरों ही का काम था। उनमें बड़े बड़े खतरे थे और उनमें बैठने वाले आदमियों को महीनों तक जमीन के दर्शन न होते थे। अगर खाना कम पड़ जाता था तो उन्हें बीच समुद्र में कोई चीज़ न मिल सकती थी, जब तक कि वे किसी मछली या चिड़िया का शिकार न करें। समुद्र खतरे और जोखिम से भरा हुआ था। पुराने ज़माने के मुसाफिरों को जो खतरे पेश आते थे उसका बहुत कुछ हाल किताबों में मौजूद है। लेकिन इस जोखिम के होते हुए भी लोग समुद्री सफ़र करते थे। मुमकिन है कुछ लोग इसलिए सफ़र करते हों कि उन्हें बहादुरों के काम पसंद थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सोने और दौलत के लालच से सफ़र करते थे। वे व्यापार करने जाते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे और धन कमाते थे। व्यापार क्या है? आज तुम बड़ी बड़ी दुकानें देखती हो और उनमें जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लेना कितना सहल है। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि जो चीज़ें तुम खरीदती हो वे आती कहाँ से हैं? तुम इलाहाबाद की एक दुकान में ऊनी शाल खरीदती हो, वह कश्मीर से यहाँ तक सारा रास्ता तय करता हुआ आया होगा और ऊन कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों में भेड़ों की खाल पर पैदा हुआ होगा। दांत का मंजन तो जो तुम खरीदती हो शायद जहाज और रेलगाड़ियों पर होता हुआ अमेरिका से आया होगा। इसी तरह चीन, जापान, पेरिस या लंदन को बनी हुई चीज़ें भी मिल सकती हैं। विलायती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को ले लो जो यहाँ बाजार में बिकता है। रुई पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई और इंग्लैंड भेजी गई। एक बड़े कारखाने ने इसे खरीदा, साफ किया, उसका सूत बनाया और तब कपड़ा तैयार किया। यह कपड़ा फिर हिंदुस्तान आया और बाजार में बिकने लगा। बाजार में बिकने के पहले इसे लौटा फेरी में कितने हजार मीलों का सफ़र करना पड़ा। यह नादानी की बात मालूम होती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई इतनी दूर इंग्लैंड भेजी जाए, वहाँ उसका कपड़ा बने और फिर हिंदुस्तान में आवे। इसमें कितना वक्त, रुपया और मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर रुई का कपड़ा हिंदुस्तान ही में बने तो वह ज़रूर ज़्यादा सस्ता और अच्छा होगा। तुम जानती हो कि हम विलायती कपड़े नहीं खरीदते, हम खरीदकर पहनते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुमकिन हो अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों को खरीदना अक्लमंदी की बात है।
हम इसलिए भी खद्दर खरीदते और पहनते हैं कि इससे उससे उन गरीब आदमियों को मदद होती है जो काटते और बुनते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आजकल व्यापार कितना पेचीदा चीज है। बड़े बड़े जहाज एक मुल्क का माल दूसरे देश को पहुंचाते रहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में यह बात ना थी। जब हम पहले पहले किसी एक जगह आबाद हुए तो हमें व्यापार करना बिल्कुल ना आता था। आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी आय बनानी पड़ती थी। यह सच है कि उस वक्त आदमी को बहुत चीज़ों की ज़रूरत ना थी। जैसा तुमसे पहले कह चुका हूँ, उसके बाद जाति में काम बांटे जाने लगा। लोग तरह तरह की काम करने लगे और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक जाति के पास एक चीज़ ज़्यादा होती होगी और दूसरी जाति के पास दूसरी चीज़, इसलिए अपनी अपनी चीज़ों को बदल लेना उनके लिए बिल्कुल सीधी बात थी। मिसाल के तौर पर एक जाति एक बोरी चने को पर एक गाय दे देती होगी। उस जमाने में रुपया ना था, चीज़ों का सिर्फ बदला होता था। इस तरह बदला शुरू हुआ, इसमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती होगी। एक बोरे चने या इसी तरह की किसी दूसरी चीज़ के लिए एक आदमी को एक गाय या 2 भेड़ें ले जानी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी व्यापार तरक्की करता रहा। जब सोना और चांदी निकलने लगा तो लोगों ने उसे व्यापार के लिए काम में लाना शुरू किया। उन्हें ले जाना ज़्यादा आसान था और धीरे धीरे माल के बदले में सोना या चांदी देने का रिवाज निकल पड़ा। जिस आदमी को पहले पहल यह बात सूबी होगी वह बहुत होशियार होगा। सोने चांदी के इस तरह काम में लाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया, लेकिन उस वक्त भी आजकल की तरह सिक्के ना थे। सोना तराजू पर तौल कर दूसरे आदमी को दे दिया जाता था। उसके बहुत दिनों के बाद सिक्के का रिवाज हुआ और इससे व्यापार और बदले में और भी सुविधा हो गया। तब तोलने की ज़रूरत ना रही क्योंकि सभी आदमी सिक्के की कीमत जानते थे। आजकल सब जगह सिक्के का रिवाज है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नीरा रुपया हमारे किसी काम का नहीं है। यह हमें अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लेने में मदद देता है। इससे चीज़ों का बदलना आसान हो जाता है। तुम्हें राजा मिनास का किस्सा याद होगा, जिसके पास सोना तो बहुत था लेकिन खाने को कुछ नहीं। इसलिए रुपया बेकार है जब तक हम उससे ज़रूरत की चीज़ें ना खरीद लें। मगर आजकल भी तुम्हें देहातों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच चीज़ों का बदला करते हैं और दाम नहीं देते, लेकिन आम तौर पर रुपया काम में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा है। वाज नादान लोग समझते हैं कि रुपया खुद ही बहुत अच्छी चीज़ है और वह उसे खर्च करने के बदले बटोरते और गाड़ते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि रुपये का रिवाज कैसे पड़ा और यह दरअसल क्या है।